हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं मनरेगा के टॉपिक जो कि सीएजी के द्वारा, कैग के द्वारा जो समीक्षा की गई, लेखा परीक्षा की गई है, बिहार के विशेष संदर्भ में हम उसको देखेंगे, क्योंकि आज के सारे अखबारों में मुख्य सुर्खियां हैं और सभी अखबारों ने इसे फ्रंट पेज पे छापा है। तो सबसे पहले हम बिहार के विशेष संदर्भ में जो सीएजी का रिपोर्ट है, खास करके मनरेगा के संदर्भ में, हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको लगेगा कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, तो आप जान लीजिए कि जहां भी रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि मनरेगा क्या है, रोजगार गारंटी योजना है, तो जहां भी जिन भी मुख्य परीक्षाओं में या जहां भी सामान्य ज्ञान के हिसाब से रोजगार की बात करेंगे, तो रोजगार गारंटी का क्या हाल है किसी एक राज्य विशेष के संदर्भ में, उसके एनालिसिस में आपको मददगार होगा। दूसरा, अगर आप ने जो है LSW लिया है और मेंस में रोजगार वाले सेक्शन में कुछ लिखना है, तो वहाँ पर अगर इस तरह का आप जो मैं बता रहा हूँ उसका प्रयोग करेंगे तो आपके मार्क्स 2 से 4 हमेशा बढ़ जाएंगे। इसके अलावे अगर हम पॉलिटी सेक्शन में या इकोनॉमी सेक्शन में लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस के दुरुपयोग के मामले की बात करेंगे, या पॉलिटी में जब हम कैग सीएजी के बारे में बात करेंगे तो कैसे काम करता है, कैसे समीक्षात्मक रिपोर्ट देता है, कैसे लेखाओं का संपरीक्षा करता है, एग्जामिनेशन करता है, उसमें हम इस इनपुट को डालेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका मुख्य परीक्षा का जो आंसर होगा वह और लोगों से अलग हो जाएगा और 2 से 4 मार्क्स तो हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आप इस संदर्भ में इनको देखें। सीएजी के रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बिहार में मनरेगा का रिपोर्ट पेश किया गया, उसमें 2014 से 19 तक की स्थिति में मनरेगा के रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है सीएजी के द्वारा। सीएजी के बारे में जानिए, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम विशेष तो बताएंगे, पहले रिपोर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। उसने कहा, सीएजी का मानना है कि 2014 से 19 के बीच में बिहार में जो लोक वित्त है उसका काफी ह्रास हुआ है। जैसे उसने एक पॉइंट आउट किया है कि बेमौसम पौधारोपण से, यानी बरसात में पौधारोपण होना चाहिए और बिना मौसम सुखाड़ के समय में यानी गैर बरसात के दिनों में पौधारोपण से पिछले 5 सालों में बिहार सरकार को 164.98 करोड़ रुपए के राजस्व की बर्बादी हुई है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में यह भी इंगित किया है कि जो काम 6 सप्ताह में मनरेगा के माध्यम से पूरा किया जाना था उसमें 5 साल लग गए पूरा करने। यानी यहां भी जो लोक वित्त है, लोक वित्त माने पब्लिक फाइनेंस है, उसके भी दुरुपयोग के मामले सामने आने की ओर संकेत हुआ है। ऐसे भी नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि यह मनरेगा योजना कांग्रेस सरकार की योजना है, मैं इसको आगे तक ले जाना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो गंगा पीने वाली प्रणाली है उसको मैं आगे दिखाना चाहता हूं कि लोग देखें, उसको मैं जीवित रखना चाहता हूं। और सामान्य रूप से आम लोगों में जो प्रचलन है, मनरेगा मन से लूटो योजना के रूप में लोग देखते हैं, तो मेरा ऐसा कहना नहीं, आम लोगों का ऐसा कहना। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया कि मनरेगा के तहत बिहार में 2014 से 19 के बीच की बात की जाए तो रोजगार की मांग हुई, 26% लोगों ने आवेदन दिया बिहार सरकार से, राज्य सरकार से मनरेगा के लिए। 26 से 36% लोगों ने रोजगार की मांग की 2014 से लेकर 19 के बीच में आवेदन के माध्यम से। लेकिन रोजगार मिला कितना लोगों को? इस 2014 से 19 की अवधि में जो आवेदन दिए हुए लोग थे उनको रोजगार 2 से 9% के बीच की रोजगार उन्हें हासिल हुआ। 2014 से 19 की अवधि में मनरेगा के तहत जो आवेदन पड़े वह 26 से 36% लोगों ने आवेदन दिया रोजगार के लिए, लेकिन उन्हें इस अवधि में 2% से 9% के बीच रोजगार की प्राप्ति हो पाई मात्र। अगर मनरेगा का प्रावधान है कि किसी एक हाउसहोल्ड से एक व्यक्ति को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था उसमें है, गारंटीड रोजगार देने की व्यवस्था। अन्यथा अगर रोजगार देने में सरकार असफल होती है तो उसके लिए जो है बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। यानी एक हाउसहोल्ड को, एक परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देना है। वैसे मामले बिहार में 2014 से 19 के बीच में जो एक परिवार में कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन रोजगार देना, वैसे मामले 2014 से 2019 के बीच में 1% से 3%
लोगों को ही रोजगार दिया जा सका। यानी कहने का मतलब है कि 2014 से 19 के बीच में 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था मात्र 1 से 3% लोगों को ही मिल पाया। आप इसे इस रूप में ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका आंसर जो है बहुत हैवी हो जाएगा और बाकी लोगों से यूनिक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम इसी बहाने कैग के बारे में, सीएजी के बारे में कुछ जानते हैं। अब सीएजी को हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। महालेखा परीक्षक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था से तात्पर्य है कि संविधान में इसका जिक्र है। यह एक संवैधानिक निकाय है, संस्था है, यानी संविधान में इस संस्था का जिक्र है। तो अब क्या जिक्र है? अनुच्छेद 148 में जिक्र है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक स्वतंत्र पद होगा, यानी सीएजी की व्यवस्था होगी। सीएजी की स्थापना संविधान में निहित है अनुच्छेद 148 के तहत। किस लिए, क्यों इसकी जरूरत है? संविधान निर्माताओं ने क्यों कैग की स्थापना की बात की, कैग जैसे संस्थाओं की बात की? तो यह जो है दो तरह की चीजों पर, एक तो जितना भी सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक व्यय का यह नियंत्रक होता है, और जितना जो वित्त लेखा है, जो लोक वित्त है, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का यह संरक्षक होता है, अभिरक्षक होता है, कस्टोडियन होता है। तो इसीलिए इसका नाम है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वह लोक वित्त के जो खर्च के मामले हैं उसका एग्जामिनेशन करता है, संपरीक्षा करता है। अब इसके बारे में जान लीजिए कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही सीएजी लेता है। अब कैसे लोगों की नियुक्ति होगी? भारत के राष्ट्रपति जिसको इस योग्य समझते हैं सीएजी के पद पर नियुक्त करते हैं। नियुक्ति की अवधि क्या, उसका कार्यकाल क्या होगा? अगर हम कार्यकाल की बात करें तो नियुक्ति की तिथि से 6 साल या जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसकी उम्र जब 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, या तो नियुक्ति की तिथि से 6 साल तक अपने पद पे कार्य करेगा। अगर उसकी उम्र उससे पहले 65 साल हो जाती है तब जो है उसी जिस दिन उसकी उम्र 65 साल हो गई है उसी दिन तक वह उस पद पे रहेगा। इसके अलावे अगर इच्छा हो सीएजी की तो वह राष्ट्रपति के नाम से त्यागपत्र देकर के, किसके नाम से त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति के नाम से त्यागपत्र देकर के अपने पद को त्याग सकता है। यानी कार्यकाल उसका 6 साल या 65 साल, उसका उम्र 65 साल जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से वह कार्य करेगा। अब इसको हटाने की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दिया है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया वही है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। यानी इसके कार्य की स्वतंत्रता के लिए इसे जब तक पद से नहीं हटाया जा सकता है। इसके अलावा इसे कार्य की स्वतंत्रता के लिए इसके पूरे कार्यकाल में इसके पद से संबंधित किसी भी तरह के लाभ वाले जो स्थितियां, चाहे वेतन हो, भत्ता हो, आवास हो, इनमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। इसके अलावे अगर हम देखें तो यह क्या करता है, यह भारत सरकार, इसका काम क्या है? भारत सरकार, राज्य सरकारों और जो संघ शासित प्रदेश हैं, इनके जो संचित निधि हैं, कंसोलिडेटेड फंड हैं, उनसे विधि पूर्वक निकासी हुआ है कि नहीं, विधान पूर्वक या विधि पूर्वक निकासी या व्यय हुआ है कि नहीं, उसकी संपरीक्षा करता है, उसका एग्जामिनेशन करता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यह संचित निधि क्या है, कैसे बनता है? निधि यानी फंड से कंसोलिडेटेड फंड की बात हो रही है। कंसोलिडेटेड फंड में जितने भी तरह के टैक्स हैं,
चाहे वह आयकर से मिलने वाले टैक्स हों, आयकर से मिलने वाले टैक्स हों, चाहे निगम कर हों, या जिस तरह के भी टैक्स हों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितने भी तरह के टैक्स हैं, सब संचित निधि में जाता है। अगर राज्य के हिस्से का टैक्स है तो राज्य के संचित निधि में जाएगा, भारत सरकार के हिस्से का टैक्स है तो वह भारत सरकार के संचित निधि में जाएगा। इसके अलावे अगर भारत सरकार या राज्य सरकार ट्रेजरी बिल जारी करके जो लोन लेते हैं, चाहे वह देश आंतरिक भाग से, देश के आंतरिक भागों से लोन लिया गया हो या विदेशों से लोन लिया गया हो, सब भारत के संचित निधि में जाएगा। इसके अलावे अगर सरकार ने किसी को लोन दिया है तो उससे जो आने वाले आय हैं वह भी संचित निधि में जाएगा। तो संचित निधि में जो जाने वाले जितने भी मद हैं, जितने भी करों से, जिस स्रोतों से जाने वाले मद हैं, उनसे संचित निधि का निर्माण होगा। और संचित निधि से नियम पूर्वक जो है या विधान पूर्वक पैसे की निकासी हुई है कि नहीं, उसका लेखा परीक्षा का काम सीएजी का है। सीएजी के बारे में हम क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज चूंकि संदर्भ विशेष में मनरेगा के संदर्भ में सीएजी ने जो संपरीक्षा की थी, उससे मामले को मैं देख रहा था जो आपके हिसाब से परीक्षोपयोगी है, तो मैं उसी को भी देख रहा था। आगे विस्तृत रूप से क्लास में चर्चा होगी। धन्यवाद।